Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 13th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 13th lecture and of course first a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about permutation groups, symmetric groups and symmetries of a triangle. So what are permutation groups? Again, this is an important concept. Please remember that and try to repeat it as long as you understand it, right? So if you don't understand it, go over it again and again. It's a very crucial concept for group theory. So what is a permutation? It's a rearrangement of objects. Okay, so if you have a set, then if you consider all possible rearrangements of elements of the set or permutations of the elements of the set, then you can write them down into another set. So set of all possible permutations of a given set. Okay, for example, आपके पास एक set हो A, तो उसकी सारी की सारी possible जो permutations हैं उनको आप एक नए set में रख दें, तो ये आपके पास सेट है ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ द ओरिजिनल सेट ए. तो इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं या इसको परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं. और इसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्योंकि हर परम्यूटेशन खुद एक फंक्शन होता है, राइट. और ये फंक्शन स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं. ये फंक्शंस कैसे होते हैं? ये सेट ए से ए के ऊपर होते हैं और ये 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं. तो परम्यूटेशन क्या होती है? एक बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ, राइट. इसके साथ साथ जब आपके पास परम्यूटेशन ग्रुप्स आ जाएं, फिर आपके पास सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसके ऊपर कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं, तो ये आपके पास एक परम्यूटेशन ग्रुप आ जाएगा. अब हमने ये कहा कि अगर आपके पास सेट ए जो है ओरिजिनल सेट जिससे आपने स्टार्ट किया, जिसकी आप परम्यूटेशंस बना रहे हैं, अगर वो सेट फाइनाइट हो तो आप उसका जो सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा वो उसको हम Sn से डिनोट करेंगे. लेट्स से A हमारे पास हो, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हों 1 2 3 अप टू सो ऑन n. n एक फाइनाइट नंबर है, 1 10 15 20 100 1000, लेकिन पहले से पता है. तो Sn जो है वो है सिमेट्रिक ग्रुप और इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n लेटर्स और इसमें ऑल पॉसिबल permutations of A ये इस सेट में हमने रखी है, ठीक है. तो ये हमारे पास Sn है और Sn के अंदर आपको पता है कि n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं. ओके, सो Sn जो है उसके अंदर n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं. तो इन जनरल भी अगर आपके पास A के अंदर इवन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, तो आप उसका जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस है उसको भी हम सिमेट्रिक ग्रुप ही कहेंगे. लेकिन ये जो फाइनाइट सेट वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला भी है और इसकी हम एक्चुअल में सेंस बना सकते हैं कि ये सिमेट्रिक ग्रुप हम इसको क्यों कह रहे हैं. ओके, तो आपके पास फिर हमने बात की कि ओके S3 आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है, उसमें A आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, उसकी सारी की सारी परम्यूटेशंस बनाएं, आपके पास 6 परम्यूटेशंस आ जाएंगी, तो वो आपका एक सेट है और उसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं और वो आपके पास ग्रुप बनाएगा. जैसे मैंने आपको ये डेफिनेशन दी सिमेट्रिक ग्रुप की, उसके अंदर n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं और ऑफ कोर्स वो फाइनाइट सेट के लिए हम इसको सिमेट्रिक ग्रुप कह रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी ये इसको सिमेट्रिक ग्रुप ही कहेंगे. लेकिन ये ऑफ कोर्स फाइनाइट है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो इसको कहेंगे ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n लेटर्स है. ओके, फिर हमने S3 की एग्जांपल की लास्ट क्लास में. वो क्या थी कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए, उसके सारे के सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस देखी, वो ये आपके पास सेट S3 आ गया, राइट. तो ये आपकी ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं. फिर इसको हमने प्रूव किया कि ये एक्चुअली एक ग्रुप है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप S3 है. लेकिन इसको हमने सिमेट्रिक ग्रुप कहा है. फिर हमने इस बारे में बात की कि इसको हमने सिमेट्रिक ग्रुप कहा क्यों है. तो फिर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली, यानी वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ भी सेम हो और सारे के सारे एंगल्स भी सेम हो, तीनों एंगल सेम हो, तीनों साइड्स की लेंथ भी सेम हो.
तो इक्विलैटरल ट्राइंगल ली, उसकी हमने सिमेट्रीज फाइंड की। तो सिमेट्रीज कैसे फाइंड की? उसकी 3 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और 3 उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। ओके, तो उन 6 सिमेट्रीज को हमने लिखा। तो फिर हमने उसको इस सेट S3 के साथ कंपेयर किया और हमने ये देखा कि सिमेट्रीज जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल की वो बेसिकली ये सेट S3 ही है। तो S3 जो है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हो गए S3 को फाइंड करने के। एक वे ये है कि आप कोई सेट लें, उसमें 3 एलिमेंट्स लें और उसकी सारी की सारी परम्यूटेशंस फाइंड करेंगे तो आपके पास S3 आ जाएगा। ये एक वे है। सेकंड वे ये है कि आप एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लें, उसकी 6 सिमेट्रीज फाइंड करें, 3 रोटेशनल और 3 फ्लिप्स या 3 रिफ्लेक्शंस। ओके, जब इन 6 को कंबाइन करेंगे आप तो आपके पास जो सेट बनेगा वो आपके पास एक्चुअली S3 ही होगा। तो आपके पास S3 क्या है? S3 जो है वो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सो ये आपके पास S3 है। और लास्ट क्लास में जो आपने देखा था, जब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल की हमने सिमेट्रीज फाइंड की थी, तो वो आप उसको इस सेट से कंपेयर करके देख लें। हो सकता है ऑर्डर एलिमेंट्स का सेम हो, पहला एलिमेंट बाद में लिखा हो या दूसरा एलिमेंट तीसरे नंबर पे लिखा हो, लेकिन इन द एंड यही 6 एलिमेंट्स उस सेट में भी पड़े हुए हैं। तो आपके पास 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक्स हैं, 3 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं। ओके, फिर हमने कहा कि चलें इक्विलैटरल ट्राइंगल की सिमेट्रीज तो हो गई, ये 3 साइड्स वाली एक फिगर है। अगर मैं 4 साइड्स वाली एक फिगर की बात करूं, 3 साइड्स वाली फिगर की बात कर ली, 4 साइड्स वाली फिगर की बात करूं। अब आप ये पूछेंगे 2 साइड्स वाली फिगर की बात क्यों नहीं की? 2 साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर कौन सी होगी? ये क्वेश्चन है। आप इसके बारे में सोचिएगा कि 2 साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर हम कौन सी ले सकते हैं। तो 3 साइड्स वाली फिगर हमें पता थी, इक्विलैटरल ट्राइंगल थी, उसको हमने यूज कर लिया। अब 4 साइड्स वाली फिगर भी हमें पता है। 4 साइड्स वाली फिगर क्या है? 4 साइड्स वाली फिगर ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्या होता है? उसकी चारों साइड्स की लेंथ भी सेम है और उसके चारों के चारों एंगल्स भी सेम है। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि आप स्क्वायर की सिमेट्रीज जो हैं उनको लिखने की कोशिश करें। अगर आपने किया तो बहुत अच्छा है, अभी हम जो करेंगे वो आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो हम इंशाल्लाह इसको इन डिटेल अभी करेंगे। तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि स्क्वायर लेंगे और उसकी सिमेट्रीज हम फाइंड करेंगे। तो आपने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर आपको पता है कि एक बहुत बेसिक फिगर है और हम इसके साथ बहुत वर्क करते आ रहे हैं। अगेन मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, अगर आपको साइड्स छोटी बड़ी लग रही हैं तो ये सिर्फ मेरी ड्राइंग की वजह से, अदरवाइज इस फिगर की चारों साइड्स भी सेम है और इसके चारों एंगल्स भी सेम है। ये स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर। ओके, इसके जो कितने वर्टिसेस हैं? इसके 4 वर्टिसेस होते हैं। लेट्स से मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूं, इसको 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं, इसको 4 कहता हूं। ओके, अब इसकी सिमेट्रीज मैंने फाइंड करनी है। ऑफ कोर्स इसकी जो भी सिमेट्रीज होंगी, रोटेशनल सिमेट्रीज और रिफ्लेक्शंस। ओके, रोटेशनल सिमेट्रीज और रिफ्लेक्शंस। रोटेशनल सिमेट्रीज क्या हैं? इसकी सारी साइड्स भी सेम है, सारे एंगल्स भी सेम है। अगर मैं एक जो इसकी लाइन है, कोई भी लाइन, उसको उठा के किसी और पोजीशन पे रख दूं तो उससे स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्क्वायर स्टिल वही रहेगा। यही सिमेट्री का मतलब है। अगर आप उसको चेंज करें तो आपके पास जो फिगर की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज ना हो, राइट? तो अब मैं किसी भी साइड को उठा के किसी भी और जगह पे रख दूं तो मेरे पास इस स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ स्टिल सेम होगी और इसकी जो एंगल्स हैं वो भी सेम ही रहेंगे। ओके, तो हम इसकी रोटेशनल सिमेट्रीज अगर फाइंड करें, एक तो रोटेशनल सिमेट्री इसकी ओरिजिनल है। फिर मैं इसको मैं रोटेट करता हूं इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, इसको रोटेट करते हैं और देखते हैं इस फिगर पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहली रोटेशनल सिमेट्री इसकी ये हो सकती है
कि आप के पास ये स्क्वायर आ जाएगा, ओके, रोटेट कर रहा हूं, तो लेट्स से मैं 4 को 1 की पोजीशन पे ले जाता हूं, 1 को 2 की पोजीशन पे ले जाता हूं, 2 को 3 की पोजीशन पे ले जाता हूं, और 3 को 4 की पोजीशन पे ले जाता हूं। अब ये एक इसकी रोटेशन है, राइट। अब इसकी नेक्स्ट रोटेशन क्या हो सकती है? इसकी नेक्स्ट रोटेशन ये हो सकती है कि मैं जो 4 है उसको 2 की पोजीशन पे ले जाऊं, 1 को 3 की पोजीशन पे ले जाऊं, 3 को 4 की पोजीशन पे ले जाऊं, 2 को 4 की पोजीशन पे ले जाऊं, और 3 को 3 को यहाँ पे ले आऊं। तो ये एक और इसकी सिमेट्री है, ठीक है। तो ओके, 4 1, सो 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक ये सिमेट्री हो सकती है इसकी कि 4 को मैं अब ले जाऊं 2 की पोजीशन पे, 2 को मैं ले आऊं 4 की पोजीशन पे, ओरिजिनल में अगर बात करें तो 4 अब 3 की पोजीशन पे चला गया है, और 2 जो है वो 4 की पोजीशन पे आ गया है, और हमारे पास प्लीज एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं 1 रखना चाह रहा हूँ, अदरवाइज फिर वही रोटेशन नहीं आएगी। 4 और फिर 1 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो एक एक वर्टेक्स को मैं रोटेट कर रहा हूँ। अब अगर इसकी नेक्स्ट रोटेशनल सिमेट्री अगर आप फाइंड करेंगे, नेक्स्ट रोटेशनल सिमेट्री में आपके पास ये आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि उसकी ओरिजिनल ही सिमेट्री है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें लिख लें, तो फिर हम इस ओरिजिनल को काउंट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं कर सकते हम, ये वही सिमेट्री है जो ओरिजिनल है, तो ये सेम ही रहेगी। अच्छा, ये 4 इसकी रोटेशनल सिमेट्रीज हो गई। अब इसके अलावा इसकी कौन सी सिमेट्रीज हो सकती हैं? इसके अलावा इसकी ये सिमेट्रीज हो सकती हैं कि आप यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ करें, जैसे आप यहां पे एक मिरर रखें इन दोनों साइड्स के दरमियान में, तो इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में मिरर इमेज क्या होगा? 3 और 4 का और 2 और 1 का। अगर मिरर आप रखेंगे स्ट्रेट, तो इन दोनों एलिमेंट्स का ही रिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। ये नहीं हो सकता कि 1 और 3 का आपस में रिलेशन शो करे। अगर आप परपेंडिकुलर मिरर यहाँ पे रखेंगे तो 3 और 4 आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, और 1 और 2 आपस में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे। तो एक यहाँ पे इसकी मिरर सिमेट्री या रिफ्लेक्शन ये हो सकती है कि 3 जो है वो 4 की पोजीशन पे चला जाएगा, और 4 3 की पोजीशन पे, 1 जो है वो 2 की पोजीशन पे, और 2 1 की पोजीशन पे चला जाएगा। ये एक इसकी मिरर सिमेट्री। अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों साइड्स को यहां से बाइसेक्ट करें, यहां पे एक मिरर रखें। अब अगर यहां पे आप एक मिरर रखेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 4 और 1 एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, और 3 और 2 एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सिमेट्री है इसकी। ये हो जाएगी 4 और 1 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और 2 और 3 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ओके। अब इसके अलावा इसकी क्या सिमेट्रीज हो सकती हैं? इसके अलावा 2 इसकी और मजीद सिमेट्रीज हैं। वो ये कि आप यहां से एक डायगोनल ड्रा करें। पहले आप ये डायगोनल लेट्स से ले लें, यानी इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करके आप एक मिरर इन दोनों के दरमियान में रखेंगे, तो 1 और 3 एक दूसरे के आपस में रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, लेकिन 2 और 4 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों फिक्स ही रहेंगे। तो इसकी एक और सिमेट्री ये हो सकती है कि आपके पास 4 और 2 फिक्स रहेंगे, और 3 और 1 जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। और फाइनली इसकी सिर्फ एक और सिमेट्री है। वो सिमेट्री क्या है? वो सिमेट्री ये है कि आप एक डायगोनल यहां से ड्रा करें, राइट। ये इसको यहाँ पे इस लाइन के साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर लूँ, और फिर आपको ये लाइन दोबारा ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये लाइन जो है इन दोनों वर्टिसेस को आपस में इसको ज्वाइन करना चाहिए, राइट। तो अगर आप ये यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो 2 और 4 एक दूसरे के आपस में रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1 और 3 जो हैं वो एज इट इज फिक्स रहेंगे। अब मेरे पास
कितनी सिमेट्रीज होगी? आपके पास एक ये सिमेट्री है, सेकंड ये है, ये थर्ड सिमेट्री है, और ये आपके पास फोर्थ सिमेट्री है। और इसी तरह ये आपके पास रोटेशनल सिमेट्रीज थी वो वाली, और ये आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। Okay? अब ये 4 रोटेशनल हैं और 4 रिफ्लेक्शन हैं। 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स के थ्रू रिफ्लेक्शंस हैं और 2 आपके पास डायगोनल रिफ्लेक्शंस हैं। ये आपके पास 8 इसकी रिफ्लेक्शंस हो गई। अब इन 8 रिफ्लेक्शंस को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा? मैं इन 8 रिफ्लेक्शंस को जैसे मैंने सिमेट्रिक ग्रुप के लिए किया था और इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए किया था, तो इन रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है ये मैं इनको लिखने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन हम इस स्लाइड से पे वापस आते रहेंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ये फोर्थ वाली जो ओरिजिनल है उससे स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास पहली जो सिमेट्री है वो ये हो जाएगी, लेट्स से 1 2 3 और 4, और ये 1 2 3 और 4 ही रहेगी, राइट? 4 एलिमेंट्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास एक फर्स्ट आ गई, इसको आइडेंटिटी लेट्स से कह देते। फिर आपके पास लेट्स से एक और सिमेट्री है, वो है रो 1। रो 1 क्या है? ये भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। इसको अगर मैं लिखूं तो ये फर्स्ट वाली जो है इसमें आपके पास 1 जो है वो 4 पे मूव हो गया, राइट? 1 4 पे मूव हो गया, 2 1 पे, ओके, 1 4 पे, 2 1 पे, और 3 2 पे, और 4 3 पे, राइट? सो आपके पास यहाँ पे ये सिमेट्री क्या आएगी? ये सिमेट्री ये आएगी कि 1 जो है वो 4 पे मूव हो गया, तो आपके पास 1 4 पे मूव हो गया, 2 जो है वो 2 आपके पास है 2 1 पे मूव हो गया, 4 1, और फिर उसके बाद 2, और फाइनली 3। ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। 4 जो है वो 3 पे मूव हो गया, 3 2 पे, 2 1 पे, और 1 4 पे। ये हमने सेकंड लिख ली। अब थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में ये हो रहा है कि 1 जो है वो 3 पे मूव हो गया, 2 4 पे, 3 1 पे, और 4 जो है वो 2 पे मूव हो गया, राइट? सो ये इसकी एक रोटेशन है। और तो 1 जो है वो 3 पे मूव हुआ है, राइट? सो इसको रिमेंबर रखिएगा। सो रो 2 में 1 जो है वो 3 पे मूव हो गया, 1 3 पे मूव हो गया, और 2 3 4। सो 1 3 पे मूव हो गया, 3 2 4 पे, और फिर 1 पे और 2 पे, ठीक है? और फाइनली फोर्थ जो हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है वो ये है कि 1 2 3 4, और आपके पास ये आ जाएगा 2 और 3 और 4 और 1। ये आप देख लें लास्ट स्लाइड पे, अगर आप देखना चाहें तो 1 जो है वो 2 पे मूव हो गया, 1 वाली पोजीशन 2 हो गई है, और आपके पास जो 2 है वो 3 पे मूव हो गया, 3 4 पे, और 4 1 पे। ये आपके पास फोर्थ इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। इसके बाद रिफ्लेक्शंस क्या हैं? रिफ्लेक्शंस हमने देखने, तो रिफ्लेक्शंस में हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो है उसमें आपके पास 1 जो है 2 जो है वो 1 पे मूव, 1 जो 2 पे मूव हो गया, और 2 1 पे। इसी तरह 4 3 पे, और 3 1 पे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं इसको लेट्स से कह देता हूँ μ1, रोटेशनल है, लेट्स से μ1 इसको कह देते हैं। तो 1 2 3 और 4। अब हमारे पास क्या था? हमारे पास ये है कि 1 2 पे मूव हो गया, 2 1 के ऊपर, 3 4 पे, और 4 3 के ऊपर, ओके? अब इसके बाद जो है सेकंड रोटेशनल सिमेट्री जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, वो उसमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4, और हमारे पास ये मूव कैसे हो रहे हैं? सॉरी, सेकंड में ये हो रहा है कि 1 4 पे मूव हो रहा है, और 4 1 पे, और 2 3 पे, और 3 1 पे। 1 और 4 और 2 और 3 आपस में मूव हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा
1 4 पे और 4 1 पे, 2 3 पे और 3 2 पे। तो ये हमारे पास सेकंड इसमें रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ गई। अब इसके बाद लेट्स से जो दो डायगोनल सिमेट्रीज हैं उनको मैं कह देता हूँ सिग्मा 1। सिग्मा 1 क्या है और फाइनली सिग्मा 2 क्या है, तो ये आप लिख लें अब 1 2 3 4। तो सिग्मा 1 में क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट इसके बाद रोटेशनल सिमेट्री है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि 1 और 3 जो हैं वो आपस में मूव हो रहे हैं और 4 और 2 एज इट इज हैं, वो फिक्स्ड हैं। 2 अपनी पोजीशन पे है, 4 भी अपनी पोजीशन पे है, 3 जो है वो 1 की पोजीशन पे आ गया और 1 जो है वो 3 की पोजीशन पे चला गया। तो ये इसमें 1 जो है वो 3 के साथ मूव हो गया, 3 1 के, 2 फिक्स है और 4 भी फिक्स है। और इसके बाद फाइनली इसमें आपके पास 1 फिक्स रहेगा और 3 भी फिक्स रहेगा और 2 जो है वो 4 की पोजीशन पे चला जाएगा और 4 2 की पोजीशन पे चला जाएगा। ये आपके पास 8 सिमेट्रीज हैं एक स्क्वायर की। ये चीजें, ये 8 की 8 नोटेशंस मैंने खुद से नहीं लिखी, ये मुझे मिली हैं जब मैं स्क्वायर की सिमेट्रीज फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो ये 8 जो आपके पास सिमेट्रीज हैं ये एक स्क्वायर की सिमेट्रीज हैं। 4 इसमें फर्स्ट 4 जो हैं वो रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और नेक्स्ट 2 जो μ1 और μ2 हैं वो फ्लिप्स हैं या रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं और वो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स। और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 डायगोनल के अराउंड जो हैं वो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। ओके, सो ये 8 सिमेट्रीज हैं टोटल किसी स्क्वायर की, रोटेशनल और फ्लिप्स या रोटेशनल और रिफ्लेक्शंस। 8 सिमेट्रीज किसी भी स्क्वायर की होती हैं। अब ये 8 सिमेट्रीज हमारे पास अगर किसी स्क्वायर की हैं और इनको मैं एक सेट के अंदर लिखूं तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक ग्रुप बनाएगा। पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास जो S3 था उसमें मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी सिमेट्रीज ली, उनको एक सेट में रखा, वो एक ग्रुप बनाता है क्योंकि वो एक सेट S3 है। ओके, तो उसको हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था कि वो ग्रुप बनाता है। अब ये हमारे पास एक नया ग्रुप है, इसको मैं अगर एक नाम दूं, लेट्स से मैं लिखता हूं D8। ओके, तो D8 क्या है, D8 में मैंने ये एलिमेंट्स रखे हैं। I है मेरे पास, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, सॉरी इसको रो 3 होना चाहिए, और फिर उसके बाद μ1 है, μ2 है और सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। ठीक है, ये 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। D8 रीजन बताऊंगा अभी D क्यों कहा है, और 8 इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। राइट, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वही होगा जो परम्यूटेशंस के ऊपर हम डिफाइन करते आ रहे हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर लें तो क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा या नहीं। अच्छा, तो अगर इसके ऊपर D8 के ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं, सो FOG मैं इसके ऊपर डिफाइन करूं फॉर FG इन D8। ठीक है, तो इसमें से कोई से भी 2 एलिमेंट्स लूं तो उनकी कंपोजिशन लेनी है। ठीक है, और हमने वो रूल डिसाइड किया हुआ है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 परम्यूटेशंस को तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। अब ये सारी की सारी सिमेट्रीज हैं लेकिन ये खुद परम्यूटेशंस भी हैं। 4 एलिमेंट्स का अगर आप लेंगे सेट 1 2 3 4, उसकी आप परम्यूटेशंस लेंगे तो उनमें ये 8 की 8 परम्यूटेशंस भी उसमें आएंगी। ऑफ कोर्स 4 एलिमेंट का जो सेट है, 4 एलिमेंट्स का सेट जो है उसकी टोटल परम्यूटेशंस 24 बनती हैं, लेकिन उन 24 में ये 8 भी होंगी क्योंकि ये सिर्फ हम परम्यूट ही कर रहे हैं ना एलिमेंट्स को, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, हम परम्यूट कर रहे हैं जस्ट एलिमेंट्स को। ओके, तो उनकी रीअरेंजमेंट फाइंड करें। तो जो 4 एलिमेंट्स का सेट है उसके अंदर उसकी जो परम्यूटेशन है उसके अंदर ये 8 परम्यूटेशन भी मौजूद हैं। ये हमने खुद से नहीं लिखी, ये जो हमारे पास स्क्वायर की सिमेट्रीज हैं और इसके साथ साथ ये 4 एलिमेंट्स के सेट की कुछ परम्यूटेशंस भी हैं, सारी नहीं है लेकिन कुछ हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये 8 एलिमेंट्स हैं, इनका हमने सेट बना दिया
इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन कर दिया कि हमने इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो सेट है उसमें कंपोजिशन डिफाइन करनी है, इनको कंपोज करना है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, सेट भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है। अब इसको प्रूव करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेट के ऊपर क्लोज होना चाहिए, मतलब ये कि दो परम्यूटेशंस लूं इस सेट के अंदर, तो जब उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट भी इसी सेट में आना चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप की मैं कुछ कैलकुलेशंस करता हूं, मैं कंप्लीट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ इसकी कैलकुलेशंस करके बताता हूं कि ये वाकई एक ग्रुप बनता है। तो मेरा क्लेम मेरा ये है कि D8 विद कंपोजिशन इज अ ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो D8 है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन जो मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ये क्लोज है। मतलब ये कि कोई से दो, ये बाइनरी ऑपरेशन की सबसे फंडामेंटल कंडीशन है कि कोई से दो एलिमेंट्स मैं इसी सेट के अंदर लूं तो जब उनके ऊपर कंपोजिशन अप्लाई करूं तो रिजल्ट भी इसी सेट के अंदर आए। अगर इस सेट से बाहर आएगा तो मैं इसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकता। ये एक फंडामेंटल कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन की, राइट। तो मैं अगर कोई से दो एलिमेंट्स, आपको सब के सब चेक करने होंगे, लेकिन मैं कोई से दो एलिमेंट्स आपको 3-4 कॉम्बिनेशन लेके चेक करके बताता हूं कि ये वाकई एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप आइडेंटिटी का किसी भी और एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। जैसे आइडेंटिटी टाइम्स रो 1 कंपोजिशन इज रो 1, इसी तरह आइडेंटिटी टाइम्स μ2 ये भी μ2 होगा। तो किसी भी और एलिमेंट के साथ कंपोजिशन लेंगे आइडेंटिटी का तो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ये तो ट्रिवियल है। तो अब कोई से 2-3 और कॉम्बिनेशन हम लेके चेक करते हैं। लेट्स से मैं रो 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो रो 1 में मेरे पास है 1 2 3 4 जो है वो मैप हो रहा है 4 1 2 3 को, 4 1 2 3 को। तो रो 1 जो है वो मेरे पास है 4 1 और 4 1 और 2 3। ठीक है, ये मेरे पास रो 1 है। अब लेट्स से मैं एक और ले लेता हूं μ1। कोई से दो कॉम्बिनेशन लेने हैं तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो ट्रू होने चाहिए, लेकिन ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। सारे के सारे मैं नहीं करूंगा, 3-4 में करके आपको बताता हूं कि ये वाकई होल्ड करता है। μ1 में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 जो है वो मैप हो रहे हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, राइट। इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं अगर, तो मेरे पास रिजल्ट भी इसी सेट में आना चाहिए। तो μ1 को मैं कंपोज करता हूं, रो 1 पहले लिख लें या μ1 डजंट मैटर। अब मेरे पास अगर ये सेट है 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स रो 1 से स्टार्ट करूंगा और μ1 की तरफ जाऊंगा। 1 4 पे मैप हो रहा है, रो 1 में 1 4 पे मैप हो रहा है। और अब मैंने ये चेक करना है कि μ1 में 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है। तो 1 जो है वो आखिरी जो एलिमेंट आएगा एंड रिजल्ट उसको लिखना है हमने इसके नीचे, 1 3 पे मैप हो रहा है। ओके, फिर 2 से स्टार्ट करूंगा तो 2 1 पे मैप हो रहा है। और फिर नेक्स्ट परम्यूटेशन में देखना है 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 यहाँ पे 2 पे मैप हो रहा है, तो आखिरी रिजल्ट लिखना है 2 2 पे मैप हो रहा है। ओके, अब हमारे पास 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट परम्यूटेशन में जाना है और देखना है 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 यहाँ पे 1 पे मैप होता है, 1 लास्ट रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है, और यहाँ पे 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो एंड रिजल्ट जो है वो 4 है। तो अब मेरे पास ये आ गया कि रो 1 कंपोजिशन विद μ1 जो है वो आ रही है 1 2 3 4 मैप हो रहे हैं 3 2 1 4 पे। अब मैंने ये चेक करना है कि D8 में कोई ऐसी परम्यूटेशन मौजूद है जो 3 2 1 4 पे मैप हो रही हो। तो ये मैं जाके चेक कर लेता हूँ कि कोई ऐसी परम्यूटेशन है जो 3 2 1 4 पे मैप हो रही हो। तो मेरे पास ये परम्यूटेशन सिग्मा 1 जो है
इसके रिजल्ट्स हैं 3, 2, 1 और 4, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो μ1 और रो 1 की जो आपस में कंपोजिशन है ये सिग्मा 1 आ रही है, ठीक है। अब ये मतलब मैंने चेक कर दिया कि इन दो एलिमेंट्स को जब मैं कंपोजिशन लेता हूं तो रिजल्ट भी इसी सेट में आता है। एक और कॉम्बिनेशन चलें लेके देखते हैं। लेट्स से मैं μ2 ले लेता हूं। μ2 मेरे पास है, μ2 क्या है, μ2 ये है कि 1 2 3 4 जो मैप हो रहे हैं वो है 4 3 2 1 पे, 4 3 2 1 पे। सो मेरे पास आ रहे हैं 4 3 2 1 और मैं लेट्स से ले लेता हूं सिग्मा 2। सो सिग्मा 2 मेरे पास क्या है 1 2 3 4 और ये मैप किस पे हो रहे हैं ये मैं चेक कर लेता हूं। सो सिग्मा 2 में 1 2 3 4 मैप हो रहे हैं 1 4 3 2 पे, ओके 1 4 3 2, ओके। तो अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, ओ सिग्मा 2, अगेन μ2 से स्टार्ट करूंगा और सिग्मा 2 की तरफ जाऊंगा तो 1 4 पे मैप हो रहा है और यहां पे 4 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। एंड रिजल्ट लिखना है 1 2 पे मैप हो रहा है, ओके। फिर 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है और 3 यहाँ पे 3 पे मैप हो रहा है। सो 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, ओके। फिर मेरे पास 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है और इस परम्यूटेशन में 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है तो 3 जो है वो 4 पे मैप हो जाएगा, ओके। और फाइनली 4 यहाँ पे जो है 1 पे मैप हो रहा है, ओके। सो इसमें देखते हैं कि 1 किस पे मैप हो रहा है, 1 1 पे मैप हो रहा है तो 4 जो है इन द एंड 1 पे मैप हो जाएगा। सो 1 2 3 4 जो है वो आ गया है 2 3 4 1। अब मैंने ये चेक करना है कि D8 में जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये एलिमेंट मौजूद है या नहीं। सो मैंने ये चेक करना है कि D8 के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो 2 3 4 1 पे मैप हो रहा है। ये आप चेक कर लें, आपके पास कौन सा एलिमेंट है जो 2 3 4 1 पे मैप हो रहा है। तो आपके पास ये जो एलिमेंट है रो 3, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 3 4 1 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोजिशन मैंने फाइंड की μ2 की सिग्मा 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ रही है रो 3 के ऊपर। अच्छा ये μ3 आ गया, रो 3 आ गया जब μ2 को और सिग्मा 2 की आपस में मैंने कंपोजिशन ली है। अब इसके बाद आप बाकी चेक कीजिएगा, इसके और भी बहुत सारे कम्बिनेशन हैं। जैसे आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं तो आपस में सब के कम्बिनेशन आपने ये लेके चेक करने हैं। एक कोई से 2 एलिमेंट्स अगर आप लें तो उनको आपस में कंपोज करें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो भी इसी सेट में आना चाहिए। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस D8 के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगी, राइट। तो आपके पास एक्सरसाइज भी है और एक फैक्ट के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि कंपोजिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन D8, ठीक है। मैंने आपके पास 2 कम्बिनेशन चेक किए हैं, आइडेंटिटी के साथ सबके कम्बिनेशन वैसे ट्रिवियल हैं। तो आप ये बाकी कम्बिनेशन लेके चेक कीजिएगा कि सारे के सारे कम्बिनेशंस जो हैं उनको जब कंपोज करेंगे तो रिजल्ट इसी सेट में आएगा, ओके। तो आपके पास हमने ये प्रूव कर दिया आपकी हेल्प के साथ, जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, कि कंपोजिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है D8 पे। सेट भी मिल गया, बाइनरी ऑपरेशन भी मिल गया। अब 3 कंडीशंस हैं बाकी जो आपने चेक करनी है। वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन ट्रिवियल है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप कोई से 2 एलिमेंट्स लें, आपकी जो कंपोजिशन है वो एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये आपके पास वेल नोन फैक्ट है, हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं कि फंक्शंस की जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिव होती है। तो इन द एंड परम्यूटेशंस भी फंक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशन भी एसोसिएटिव होगी। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपने चेक करना है। जो आपको मैंने रिजल्ट बताया हुआ है
तो ये आपने ज़रूर चेक करना है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होती है। कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस इज एसोसिएटिव। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या चेक करना है, कंपोजिशन एसोसिएटिव है, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए D8 में, और हमें ये भी चाहिए कि D8 के सब एलिमेंट्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है D8 में? आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पहले ही पता है, वो है 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो मतलब जो फिक्स सब एलिमेंट्स को फिक्स रखता है वो आपके पास एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन लेंगे आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ D8। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन है आपके पास। अब थर्ड कंडीशन ऑफ कोर्स थोड़ी लेंथी है। थर्ड कंडीशन में आपने ये चेक करना है कि हर एलिमेंट का आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी आपके पास जो एलिमेंट है IOI इज I, तो आइडेंटिटी जो है वो खुद ही अपना इनवर्स है। अब इसके बाद रो 1 ऑफ कोर्स आपने चेक करना। तो रो 1 आपके पास जो एलिमेंट है वो हमें देखना है कि वो क्या है। तो रो 1 जो है वो 1 2 3 4 को 4 1 2 3 पे मैप करता है, राइट। सो रोटेशन है 4 1 2 3 पे मैप हो रही है। सो हमारे पास आ जाएगा 4 1 2 3, ये रो 1 है। अब सबसे पहले यही चेक करना चाहेंगे हम कि रो 1 कहीं अपना खुद ही तो इन्वर्स नहीं है। तो ये हम चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े और रो 1 खुद ही अपना इन्वर्स हो। तो रो 1 को कंपोज करें रो 1 के साथ। तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट से स्टार्ट करना है और फिर सेकंड में जाना। 1 4 पे मैप हो रहा है, राइट। 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। तो इन द एंड 1 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। ओके, राइट। तो 1 जो है वो 3 पे मैप हो गया। 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो 2 फिर 4 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है और 2 जो है फिर 1 पे मैप हो रहा है, सो 3 1 पे मैप होगा। और 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है और 3 आपके पास 2 पे मैप हो रहा है, तो हमारे पास 4 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो ये क्लियरली आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। ओके, सो रो 1 खुद अपना इन्वर्स नहीं है। तो रो 1 का इन्वर्स फिर क्या हो सकता है, आप ट्राई करना पड़ेगा, जाहिर है सारे एलिमेंट्स को लेके। सो रो 2 के साथ ट्राई करते हैं, हो सकता है फिर हमें रो 2 जो है वो रो 1 का इन्वर्स हो जाए। तो रो 2 क्या है आपके पास, रो 2 के लिए मुझे ये देखना है कि 1 2 3 4 जो है वो 3 4 1 2 पे मैप हो रहा है, 3 4 1 2। ओके, सो रो 2 में 3 4 1 2। तो अगर रो 2 रो 1 का इन्वर्स है तो इन दोनों को जब आपस में मैं कंपोज करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। रो 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो क्लियरली 2 पे मैप हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा कि ये आइडेंटिटी नहीं आएगा, आइडेंटिटी में तो 1 2 पे मैप हो रहा है। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, ये कभी भी आइडेंटिटी नहीं आ सकता क्योंकि 1 ऑलरेडी 2 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो 2 भी रो 1 का इन्वर्स नहीं है। अच्छा, फिर क्या करें, रो 3 को लेके चेक करना पड़ेगा। रो 3 क्या है हमारे पास, रो 3 ये है कि रो 3 1 2 3 4 को 2 3 4 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 4 1। सो हमारे पास यह आ जाएगा 2 3 4 1, राइट। फिर वही बात कि रो 1 को रो 3 से कंपोज करके देखें आपके पास क्या आंसर आता है। सो रो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 4 पे मैप हो रहा है और 4 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 ऑफ कोर्स 1 पे मैप हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 1 1 पे मैप हो गया, तो 2 अगर 1 पे मैप हो रहा है
तो 1 यहाँ पे 2 पे मैप हो जाएगा, सो 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, तो हमारे पास 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, सो 3 हमारे पास 3 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली 4 जो है हमारे पास वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 यहाँ पे 4 पे मैप हो रहा है। तो हम फाइनली हमें ये मिल गया है कि रो 1 की रो 3 से जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाती है। तो इसका मतलब है रो 1 रो 3 का इन्वर्स है। ओके, रो 1 रो 3 का इन्वर्स है और रो 3 रो 1 का इन्वर्स है। ओके, तो ये हमारे पास रो 1 तो क्लियर हो गया। अब रो 2 की बात कर लेते हैं। बाकी कुछ मैं आपके लिए एक्सरसाइज भी छोड़ूंगा कि आप खुद ही कर लीजिएगा, लेकिन रो 2 हम करके देखते हैं। तो रो 2 हमारे पास मौजूद है। अब रो 2 क्या है? रो 2 ये है 1 2 3 4 जो है वो 3 4 1 2 के ऊपर मैप हो रहा है। अब फिर पहली बात वही है कि हम ये चेक करके देखते हैं कि हो सकता है ये खुद ही अपना इन्वर्स हो। तो रो 2 की कंपोजिशन जो रो 2 के साथ वो क्या आ रही है? वो ये आ रही है कि रो 2 में 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो यहाँ पे 1 पे मैप हो रहा है। तो 1 जो है वो आखिरी रिजल्ट 1 है। 2 4 पे मैप हो रहा है और 4 2 पे मैप हो रहा है, सो 2 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। और फिर 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, सो 3 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। और 4 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा और 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, सो 4 4 पे मैप हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आ गई। तो हमारे पास रो 2 खुद अपना इन्वर्स है, रो 1 रो 3 का इन्वर्स है, रो 3 रो 1 का इन्वर्स। तो हमारे पास ये आ गया कि रो 1 का इन्वर्स भी मिल गया, आइडेंटिटी का इन्वर्स भी मिल गया, रो 2 का भी मिल गया और रो 3 का भी मिल गया। अब हमारे पास μ1 μ2 और सिग्मा 1 सिग्मा 2 रह गए। तो अब हमने ये देखना है कि उनका इन्वर्स हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट एक और कम्बिनेशन मैं करूंगा, फिर आपके पास बाकी जो है वो आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। तो सिग्मा 1 जो है वो मेरे पास है, सिग्मा 1 आएगा, आपके पास सिग्मा 1 है 1 2 3 4 को 3 2 1 4 पे मैप कर रहा है, 3 2 1 4। ओके, सो मेरे पास 3 2 1 4, राइट। ओके, सिग्मा 1 को सिग्मा 1 से ऑफ कोर्स सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 1 2 3 4 3 2 1 4। जब भी परम्यूटेशंस के केस में मैं मल्टीप्लिकेशन कहता हूं, इसका मतलब होता है कंपोजिशन। ओके, सो सिग्मा 1 को सिग्मा 1 से कंपोज करके देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है। सो सिग्मा 1 में 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो ऑफ कोर्स 1 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। 2 2 पे मैप हो रहा है, यहाँ भी 2 2 पे मैप हो रहा है, सो 2 2 पे ही रहेगा। 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो फाइनली 1 जो है 3 जो है वो 3 पे ही मैप हो जाएगा। और 4 4 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पे भी 4 4 पे ही मैप होगा। तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी है। तो सिग्मा 1 भी खुद अपना इन्वर्स है। और फिर आप सिग्मा 2 को भी देख लीजिएगा, सिग्मा 2 भी खुद ही अपना इन्वर्स होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो रो 1 हो गए, सिग्मा 1 हो गए, μ1 और μ2 का भी आपने चेक करना है कि वो इन्वर्स उसके एग्जिस्ट करते हैं इसी सेट के अंदर। तो हमारे पास ये हो गया कि D8 मैंने लिया था और D8 के ऊपर मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन की। वो कंपोजिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन भी बनाती है, वो एसोसिएटिव भी है और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो D8 है वो अंडर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस एक ग्रुप बनाता है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको D8 with composition is a group। ओके, सो ये आपके पास आ गया, D8 एक ग्रुप है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करता हूं और डाइहेड्रल ग्रुप की डेफिनेशन देता हूं। डाइहेड्रल ग्रुप, जैसे मैंने इसको D8 कहा तो D फॉर डिहाइड्रल। ओके, डाइहाइड्रल ग्रुप क्या होता है? डाइहाइड्रल ग्रुप ये होता है कि कोई n गॉन लें आप रेगुलर
उसकी सिमेट्रीज आप फाइंड करें, तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा इन द एंड वो आपके पास उसको हम डाइहेड्रल ग्रुप कहेंगे। अब रेगुलर एन गॉन से क्या मुराद है? अगर आप 3n लें तो आपके पास रेगुलर एन गॉन जो होती है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो आपके पास जो रेगुलर एन गॉन है वो है स्क्वायर। ओके, अगर n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो आपके पास 5 गॉन आ जाएगी ऑफ कोर्स, राइट, और वो उसको आप गालिबन पेंटागन भी कहते हैं। वो क्या होती है? वो कुछ इस तरह की फिगर होती है, 1 2 3 कुछ इस तरह की फिगर होगी, राइट। ये आप चेक कर लीजिएगा, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, आप देख ही सकते हैं। तो 5 साइड्स हैं इसकी, पांचों की पांचों साइड्स की लेंथ सेम है, रेगुलर है। सारी की सारी साइड्स की n साइड्स अगर किसी फिगर की होंगी उसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ सेम होगी, और इसके साथ साथ वो जो साइड्स के एंगल बन रहे हैं आपस में वो सब भी सेम होंगे। तो ये 5 गॉन है। 6 गॉन बनाना चाहें अगेन इसी तरह आप बनाएंगे, आपके पास ये कुछ फिगर होगी उसकी, और यहाँ ये आपकी 6 गॉन है। इसकी 6 साइड्स हैं, यहाँ पे एक वर्टेक्स है और ये 6 गॉन है। अगर आप इसकी 7 गॉन बनाना चाहें, एक एक साइड और ऐड करते जाएं, लेंथ सब साइड की सेम होनी चाहिए और एंगल्स भी आपस में सेम होने चाहिए। अब इसकी आप सिमेट्रीज बनाएंगे तो आपके पास क्या सिमेट्रीज आएंगी? अगर आपने 5 गॉन ली है तो 5 गॉन की क्या सिमेट्रीज आएंगी? 5 गॉन की ये सिमेट्रीज आएंगी कि आप सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्रीज फाइंड करें। तो लेट्स से आपको 5 गॉन की अगर मैं सिमेट्रीज फाइंड करके बताऊं तो ये आपके पास लेट्स से आपकी 5 गॉन है, राइट। तो ये कुछ इस तरह की फिगर आएगी। तो लेट्स से यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसकी 5 रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी, ये आप इजीली देख सकते हैं। इसकी आप वर्टिसेस की जस्ट पोजीशन चेंज करते रहें। तो फॉर एग्जांपल अब बार बार मुझे ये फिगर ड्रा करनी पड़ेगी, लेकिन आप मतलब आप ये क्लियरली देख सकते हैं। जैसे लेट्स से 1 को मैं यहाँ पे मूव कर दूं, 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपकी एक इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। 5 इसकी सिमेट्रीज होंगी रोटेशनल, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप ये करेंगे कि ये जितने भी वर्टिसेस हैं इनकी आपस में ये वर्टेक्स है, इससे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ जाएगी। फिर इस वर्टेक्स से यहाँ पे इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक ड्रा करेंगे तो आपके पास एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री और आ जाएगी। ठीक है, और फिर इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो एक और रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ जाएगी, और फाइनली ये वाला वर्टेक्स है, और अगर ये एक वर्टेक्स रह गया तो इससे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास 5 इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं और 5 ही आपके पास इसकी रोटेशनल सिमेट्रीज हैं। तो अगर आपके पास 5 गॉन होगी तो आपके पास जो इसकी सिमेट्रीज बनेंगी टोटल वो 10 होंगी। सो टोटल सिमेट्रीज जो हैं वो 10 होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर इन जनरल आपके पास n गॉन होगी तो आपके पास टोटल सिमेट्रीज जो हैं उसकी बनेगी वो बनेगी 2n, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर n गॉन, राइट, 5 गॉन 6 गॉन 7 गॉन, सिर्फ आपने साइड्स जो है ना उनका नंबर इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी फिगर में, और साइड्स की लेंथ जो है ना वो सेम रहेगी, और एंगल्स जो हैं वो सारी साइड्स के दरमियान वो भी सेम होंगे, राइट। तो रेगुलर एन गॉन है इसलिए सारी साइड्स की लेंथ सेम होगी और दरमियान में जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी सेम होंगे। तो जो एन गॉन है
उसकी जो टोटल सिमेट्रीज आप रोटेशनल और रिफ्लेक्शंस जब आप फाइंड करेंगे तो वो 2n आएंगी। तो इस ग्रुप को जिसको हम कहते हैं D2n, वो है the group of symmetries of a regular n-gon। ठीक है, अब अगर n वर्टिसेस हों किसी फिगर के तो उसके ग्रुप को हम D2n कहेंगे। 2n उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, राइट। उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो D2n है। 2n है तो इसको हम डाइहाइड्रल ग्रुप 2n कह देंगे। ऑफ कोर्स आप कुछ बुक्स में ये देखेंगे इसको dn ही कहा गया है, तो उस केस में आपको ये ख्याल रखना होगा कि ऑफ कोर्स इसमें लेट्स से 5 है तो D5 में 5 वर्टिसेस हैं, लेकिन D5 के अंदर 10 एलिमेंट्स आएंगे टोटल। तो D2n जो है वो ज्यादा शायद बेहतर नोटेशन है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो D2n जो है वो सिमेट्रीज हैं एक रेगुलर n-गॉन की। तो हमारे पास D2n जो है वो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हैं। ओके, सो अगर आप लेंगे कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप, कोई भी रेगुलर n-गॉन, उसकी आप सारी की सारी सिमेट्रीज फाइंड करें तो उसमें रोटेशनल भी होंगी, उसमें रिफ्लेक्शंस भी होंगी। तो उन सब को कंबाइन करें, एक सेट में रखें, तो जो आपके पास रिजल्टिंग सेट आएगा वो आपके पास आएगा D2n उसको हम कहेंगे, और उसको हम डाइहाइड्रल ग्रुप कहेंगे। डाइहाइड्रल ग्रुप कहेंगे तो अगर n आपके वर्टिसेस हों टोटल, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो D2n में आएंगे वो 2n होंगे। जैसे D8 की हमने अभी बात की, तो D8 में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं और जो वर्टिसेस हैं उस फिगर के स्क्वायर के वो हैं 4। तो D8 जो है वो एग्जाम्पल है डाइहाइड्रल ग्रुप की ऑफ ऑर्डर 8। तो D8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ओके, सो हमारे पास 2n में n इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उस फिगर के जिसकी हम सिमेट्रीज फाइंड कर रहे हैं, और 2n इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2n टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज आएंगी उस फिगर की, यानी रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज। ओके, तो अब 2n है तो डिफरेंट नंबर ऑफ n's के लिए आपके पास कौन सी रोटेशनल सिमेट्रीज और कितनी आती हैं और कौन सी होती हैं वो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करके बता देता हूँ। राइट, सो अगर हमारे पास n हो, n हमारे पास 2 हो, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि 2-गॉन जो है वो कौन सी फिगर होगी, हमारे पास रेगुलर 2-गॉन। तो हमारे पास क्लोज रेगुलर जो है फिगर दो साइड्स वाली एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसको सोचिएगा इसके बारे में कि हमारे पास जो D4 है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब हमारे पास n इज इक्वल टू 3 जो है हमारी पहली पॉसिबिलिटीज है। सो n इज इक्वल टू 3 क्या है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी सारी की सारी हमने सिमेट्रीज फाइंड की। तो D6 जो है वो एक्चुअली ग्रुप है S3। सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने चेक किया कि वो हमारा ग्रुप S3 है। इसके बाद हमारे पास n इज इक्वल टू 4 था, तो हमारे पास स्क्वायर है, राइट, 4-गॉन, राइट। सो 4-गॉन हमारे पास स्क्वायर है और D8 हमारे पास है डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। और अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 हो तो हमारे पास आती है पेंटागन, और वो हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, सॉरी ऑर्डर 10। okay? तो हमारे पास D10 जो है उसमें सेट D10 हमने फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स सेट में वर्टिसेस जो होंगे 1 2 3 4 और 5 होंगे, और आपके पास फिगर जो है वो एक पेंटागन होगी जिसके 5 वर्टिसेस हैं, राइट। सो लेट्स से दिस 1 2 3 4 और 5। ओके, तो अब ये इसके सारे के सारे वर्टिसेस हैं।
तो हमने इसकी कुछ रोटेशनल सिमेट्रीज फाइंड करनी है। तो रोटेशनल सिमेट्रीज लेट्स से आपके पास ये हो जाएंगी, रोटेशनल सिमेट्रीज आपके पास हो जाएंगी 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट वन तो ओरिजिनल है 1 2 3 4 और 5। फिर इसके बाद रो 1 जो है वो क्या हो जाएगी, रो 1 आपने फाइंड करनी है। तो रो 1 के लिए आप हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1 को 2 की पोजीशन पे ले जाएंगे, 5 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, तो 5 से स्टार्ट होगा और 5 के बाद आपके पास आ जाएगा 5 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद रो 2 जो है वो आ जाएगी 1 2 3 4 और 5 और आपके पास आ जाएगा 4 5 1 2 और 3। और रो 3 में आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 और आपके पास आ जाएंगी 3 4 5 3 4 5 1 2। और फाइनल रोटेशनल सिमेट्री जो है वो है रो 4, वो हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 और 2 3 4 5 1। ओके, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट आप रोटेशनल सिमेट्री करेंगे तो वो आपके पास ओरिजिनल रोटेशन जो है वो वापस आ जाएगी। अब आपके पास एक्सरसाइज इसमें ये है, एक्सरसाइज ये है कि फाइंड ऑल रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज of a pentagon of 5 गॉन लेट्स से, ठीक है। पेंटागन की आपने या 5 गॉन की सारी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज फाइंड करनी है। ओके, तो इसके साथ आप ये भी प्रूव करें कि D10 अंडर कंपोजिशन इज अ ग्रुप, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए, आप इनको ट्राई कीजिएगा। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हुई तो मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज आप इसके लिखेंगे, आपके पास टोटल 10 सिमेट्रीज हो जाएंगी। आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं और आपके उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। तो आप फिर ये चेक करेंगे क्या ये बाइनरी ऑपरेशन क्लोज है इस सेट D10 के ऊपर। फिर इसके साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, लेकिन चूंकि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है और परम्यूटेशंस भी फंक्शंस होते हैं, तो ये आपके पास कंपोजिशन जो है ये आपके पास एसोसिएटिव होगी। ओके, तो फिर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत इजी है, ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। और जो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है वो ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स आपने फाइंड करना है, राइट। तो आपके पास अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स इसी सेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि एग्जिस्ट करता है, ये ग्रुप है ऑलरेडी D2n, किसी भी n के लिए ग्रुप है, तो n इज इक्वल टू 5 के लिए भी ग्रुप होगा। तो आप प्लीज हर एलिमेंट का इसमें से इन्वर्स फाइंड कीजिएगा। तो जब आपके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स आ जाएगा तो फिर आपके पास ये श्योर हो जाएगा कि D10 जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है और इसको डायहेड्रल ग्रुप कहेंगे हम D10, राइट। और हमारे पास हर n के लिए एक डायहेड्रल ग्रुप है अगर n बिगर देन या इक्वल टू 3 हो। और डायहेड्रल ग्रुप को फिर रिपीट किया देता हूं, डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है? डायहेड्रल ग्रुप हमारे पास एक रेगुलर n गॉन की सिमेट्रीज होती हैं। रेगुलर n गॉन की रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज का जो सेट है वो हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप कहलाता है। तो हमारे पास 3 गॉन जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 4 गॉन जो है वो स्क्वायर है, 5 गॉन पेंटागन है। और इसी तरह आप हर जो है नंबर n के लिए, हर पॉजिटिव नंबर बिगर देन और इक्वल टू 3 के लिए आप रेगुलर n गॉन फाइंड कर सकते हैं और फिर उसका आप ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास D2n जो है उसके टोटल नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्शंस और रोटेशनल टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज जो हैं n एलिमेंट्स और n वर्टिसेस की फिगर की आपके पास 2n आएंगी। तो D5 के लिए D10 में 10 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो n इज इक्वल टू 5 होगा तो D10 में 10 एलिमेंट्स आएंगे। n इज इक्वल टू 4 होगा तो D8 में 8 एलिमेंट्स आएंगे। और n इज इक्वल टू 3 होगा तो D6 में 6 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो ये हमारे पास D2n अंडर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस
इज अ ग्रुप। ओके, तो अब हमारे पास लेक्चर का टाइम थोड़ा चूंकि थोड़ा फिनिश हो रहा है, तो आपके लिए मैं इस आज का लेक्चर समराइज कर देता हूं। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम ये जो परमुटेशन की हमने नोटेशन लिखी है, 2 लाइंस में हम लिखते हैं, ऊपर ओरिजिनल एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं कि हमारे पास वो किन एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नोटेशन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे और हम अपने लिए जो परमुटेशंस लिखने का जो मेथड है उसको मजीद ब्रीफ करेंगे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर हम फिनिश करेंगे तो होपफुली ये जो परमुटेशंस हैं ये हमारे पास और भी सिंपल हो जाएंगी और हमारे पास एक बहुत शॉर्ट हैंड नोटेशन इसकी आ जाएगी। और फिर उसी नोटेशन को यूज करते हुए हम जो सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं उनके कुछ सब ग्रुप्स भी फाइंड करेंगे। कुछ सब ग्रुप्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, इनको हमने अभी तक सब ग्रुप नहीं कहा, लेकिन इनको हम लेटर ऑन सब ग्रुप कहेंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया इसकी हम समरी देख लेते हैं। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सके हम, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी लंबी थी, लेकिन हमने सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर से स्टार्ट किया। हमने एक स्क्वायर लिया, ऑफ कोर्स उसकी 4 साइड्स भी सेम है, उसके दरमियान में एंगल्स भी सारे सेम है, तो ये रेगुलर फोरगॉन है। इसकी आपने सारी की सारी हमने सिमेट्रीज फाइंड की। रोटेशनल सिमेट्रीज 4 हैं इसकी, फिर इसकी 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज कैसे हैं? 2 आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे जो दो साइड्स को आपस में बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तो उनके अंडर आप रिफ्लेक्शंस फाइंड करेंगे। फिर आप डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो 2 उससे आपको इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज मिल जाएंगी। तो टोटल 8 सिमेट्रीज हैं एक स्क्वायर की। तो आपने उन सारी की सारी 8 सिमेट्रीज को एक सेट में लिखा। तो फिर हमने ये शो किया कि जो नया सेट हमें मिला है ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। राइट, इस सेट को हमने D8 कहा। फिर हमने डेफिनेशन दी कि डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है। डायहेड्रल ग्रुप ये होता है कि वो सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर n गॉन होती है। तो D2n जो है वो है सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर n गॉन। अब 3 अगर n हो तो जो रेगुलर 3 गॉन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रेगुलर से मुराद ये है कि सारी साइड्स जो हैं वो उस फिगर की सेम होंगी और उसके दरमियान में एंगल्स भी सेम होंगे। तो जो रेगुलर 3 गॉन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो रेगुलर 4 गॉन है वो एक स्क्वायर है, जो रेगुलर 5 गॉन है वो पेंटागॉन है। इसी तरह आप हर ऑर्डर की एक रेगुलर n गॉन फाइंड कर सकते हैं। फिर ये जो हमने ग्रुप बनाया स्क्वायर की सिमेट्रीज का, ये हमारे पास एक डायहेड्रल ग्रुप है। और डायहेड्रल ग्रुप ये कैसा है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और ये 4 एलिमेंट्स 4 वर्टिसेस की फिगर की सिमेट्रीज हैं। राइट, सो D2n जो है वो सिमेट्रीज हैं n गॉन की। राइट, सो 4 के लिए D8 होगा। राइट, तो इसके बाद हमने कहा कि n = 5 अगर लेंगे हम तो हमारे पास एक पेंटागॉन आएगी। उसकी सिमेट्रीज क्या होंगी? उसकी जो रोटेशनल सिमेट्रीज हैं वो मैंने लिख दी हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज आपने उसकी फाइंड करनी है। और फिर आप जब उन 10 सिमेट्रीज को एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास आपने ये प्रूव करना है कि वो 10 सिमेट्रीज जो हैं वो कंबाइन करके आपके पास एक ग्रुप बनाती हैं। राइट, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज को एक सेट में रखें और उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। तो जब ये दोनों हम डिफाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास सेट है D10 वो आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ एक ग्रुप बनाएगा। इसी तरह इन जनरल ये ट्रू है कि D2n कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस के साथ आपके पास एक ग्रुप बनाता है। राइट, सो D2n अंडर कंपोजिशन इज अ ग्रुप इन जनरल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशंस लिखने की जो नोटेशन है उसको थोड़ा मोर फॉर्मल करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको यूज करते हुए हम जो हमारे सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं जैसे S3 है, S4 है, S5 है, उनके कुछ सब ग्रुप्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो खुद बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे। तो until then, thank you very much for your attention and I'll see you again in the next lecture.